नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और इस सेशन में आज मैं आपके साथ 6 मार्च 2021 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करूंगा, जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ज्यादा यहां पर यूजफुल होने वाला है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट बात, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका एसएसबी इंटरव्यू हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर मेहनत करते रहोगे और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर एफर्ट्स लगाते रहोगे तो आप अपकमिंग एग्जामिनेशन में जो है वो डेफिनेटली सक्सीड यहाँ पर हो जाओगे। तो इसीलिए हमको जो भी आपने यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर अपनाई है कि भाई मुझे इस तरीके से अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, मुझे इस तरीके से अपने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, उस पर्टिकुलर पाथ में लगातार आगे बढ़ते रहना है। और विदाउट एनी डिले आपको, अगर जो भी आपने डिसाइड किया, अगर आप वो अचीव करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली जो रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी का रिजल्ट यहां पर होगा वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई जरूर देगा। डिफेंस मास्टर ऐप पर जो है वो कई सारे कोर्सेज यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं 15 मार्च से, चाहे वो एसएसबी के बारे में बात कर लीजिए, चाहे वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लीजिए। तो हमारा जो एक नया कोर्स है प्रिपरेशन टूलकिट फॉर एसएसबी इंटरव्यू, इस बार ये ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। ऑफलाइन जो है वो 10 डेज का यहाँ पर कोर्स होगा, जिसका वेन्यू यहाँ पर भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए, कोई भी डाउट्स हैं, तो ये मेरा नंबर है जो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इसकी डिटेल्स यहाँ पर जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आपको इनरोल करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके एसएसबी में भी आपकी बहुत मदद करेगा। और जो आपका लाइफ लॉन्ग यहाँ पर एक जर्नी है, ठीक है, उसमें भी कई स्टेजेस आपको ऐसी मिलेगी जहां पर इस पर्टिकुलर सेशन में जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मददगार साबित होंगी। इसका पर्टिकुलर जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात कर लीजिए, ऑफलाइन के बारे में बात कर लीजिए, 8 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। 8 मार्च के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एफकेट एग्जामिनेशन के लिए एक 6 मंथ का प्रिपरेशन बैच है। जो केवल लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं वो लाइव क्लास वाला बैच देख सकते हैं। जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो हमारे सेशन है उनको यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार में सारे सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, उसमें दो दो सब्जेक्ट को लेकर मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा आपका सिलेबस। तो यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड में क्या होगा कि जो बाकी की चीजें हैं वो भी अवेलेबल है, जो पिछली बार मैंने पढ़ाई थी उन सब के रिकॉर्डेड सेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों कोर्स यहाँ पर अलग है, तो दोनों में से जो भी आपको यहाँ पर देखना हो आप उसको स्टोर सेक्शन पे, या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। अगर आप एफकेट और सीडीएस दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो तो 1 ईयर का प्रिपरेशन बैच है। और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं इसमें ईएमआई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। एसएसबी वाले कोर्स के लिए ईएमआई ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए केवल ओनली सीडीएस, चाहे वो ओटीए हो, आईएमए हो, ठीक है, उसके लिए भी 1 ईयर का हमारा प्रिपरेशन बैच है, आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल कोर्स आप यहाँ पर परचेज करना चाहते हो, पूरा नहीं करना चाहते, कोई भी इंडिविजुअल करना चाहते हो, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी वैलिडिटी यहाँ पर 1 मंथ की होगी, तो वो कोर्स भी आप यहाँ पर स्टोर सेक्शन पे एक्सेस कर सकते हो। 15 मार्च से जो हमारी लाइव क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होंगी उनमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैं आपको पढ़ाना यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो लाइव बैच होगा अर्थमेटिक मैथ्स का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। तो अर्थमेटिक का लाइव बैच स्टार्ट होगा। जनरल साइंस का जो बैच है वो स्टार्ट होगा, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी यहाँ पर पढ़ाऊंगा। हर बार मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता हूं, लेकिन इस बार मैं आपको बायोलॉजी जो है वो सबसे पहले यहाँ पर जनरल साइंस में पढ़ाने वाला हूं। फिर उसके बाद करंट अफेयर, जिसमें हम डेली बेसिस पर जो भी आपका प्रीवियस जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, उसके करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्लस जो स्टैटिक जीके है, चाहे टॉपिक्स के बारे में बात कर लीजिए, चाहे वो आपके क्वेश्चंस के बारे में बात कर लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, दोनों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये बैच भी आपका 15 मार्च से स्टार्ट होगा। अरुणिमा मैम के द्वारा यहाँ पर इंग्लिश वोकैबुलरी आपको पढ़ाई जाएगी सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट एग्जामिनेशन के लिए। वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और इसके बाद फिर इसमें ग्रामर भी जो है वो आपको पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा, जो जिसमें आपके प्रैक्टिस सेशंस जो है वो भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अपने एग्जामिनेशन में सही कर पाए। तो ये सारे क्लासेस हैं जो स्टार्ट होने वाली है। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप उससे यहाँ पर इसकी डिटेल्स यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आज का कोटेशन देखिए, लिखा हुआ है कि संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। ठीक है, जब हम किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की कोई भी पर्टिकुलर टास्क यहाँ पर कर रहे होते हैं तो हमारे सामने कई सारी मुश्किलें यहाँ पर आती हैं, और उन मुश्किलों को किस तरीके से टैकल करते हो आप, वो आपका स्ट्रगल होता है। तो जब इंसान यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा होता है तब क्या होता है कि उस पूरी की पूरी जर्नी में वो यहाँ पर अकेला होता है। लेकिन जैसे ही उसको सफलता यहाँ पर मिलती है
तो सारी दुनिया उसके साथ यहाँ पर हो जाती है। तो कभी भी अगर आपको यहाँ पर डिमोटिवेट फील करें तो ये सब फील करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपने जो भी टारगेट आपने डिसाइड किया, अगर आप उस पर्टिकुलर चीज को अचीव कर लोगे तो पूरी दुनिया जो है वो आपके साथ यहाँ पर आ जाएगी, और डेफिनेटली वो लोग फिर आपको बोलेंगे कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये जो है अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने वाला है ना। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत सबके साथ होती हैं, आपके साथ भी होंगी। तो हमें अपने संघर्ष से बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये है आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल सेशन, और ये है न्यूज़पेपर का एक ओवरव्यू। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए, ये जो पर्टिकुलर पेज होता है ये हर सैटरडे को आता है, ठीक है। और हर सैटरडे को क्या होता है कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो आता है, ठीक है। तो ग्राउंड जीरो जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ग्राउंड जीरो में बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो इसमें जो अभी 5 स्टेट में, चाहे वो वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर लीजिए, चाहे वो आसाम के बारे में बात कर लीजिए, केरला के बारे में बात कर लीजिए, तमिलनाडु के बारे में बात कर लीजिए, पुडुचेरी के बारे में बात कर लीजिए, इन सभी जगह पर जो है वो असेंबली इलेक्शन यहाँ पर होने वाले हैं। तो उन्हीं सबकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं इस पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसीजर को, इलेक्शन कमीशन को, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। और ये सब चीजें आपकी एग्जामिनेशन में, रिटन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये पूछी जा सकती हैं। तो इनके बारे में मैं जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 1 है इसमें ये सब चीजें ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। तो मैं उनको कवर करा दूंगा, लेकिन इसमें कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, इस आर्टिकल में इसरो के बारे में बात हो रही है। इसरो की 2 ब्रांचेस, ठीक है, एक अंतरिक्ष के बारे में बात करी जा रही है और दूसरा NSIL के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। अमेजोनिया जो ब्राजील का एक हमारा सैटेलाइट था जिसको यहाँ पर इंडिया ने लॉन्च किया है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो PSLV GSLV क्या होता है, उन सब में अंतर क्या है, इन सब चीजों को मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कवर करने वाला हूं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये आर्टिकल है, इसको पढ़कर आपको जो है वो बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें भी मिलेंगी आपको, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाली है। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये आर्टिकल नंबर 4 है, और इसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है। और साइबर सिक्योरिटी जो है उसमें चाइना के एंगल को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। भारत सरकार ने यहाँ पर किस तरीके के काम किए हुए हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की क्या भूमिका है, उन सब चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहाँ पर बात करी गई है। तो इस आर्टिकल को भी हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ताकि एग्जामिनेशन में अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस के भी आंसर यहाँ पर दे पाए। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है रशिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो रशिया एक कंट्री है जो कि यूरोप में भी आती है और एशिया में भी उसका पार्ट है। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इनके ऊपर आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, रशिया का जो पार्ट है वो यूरोप में भी आता है और वो एशिया में भी आता है, ठीक है। अगर हम यूरोप के बारे में बात करेंगे तो जो एरिया यूरोप में है रशिया का वो कम है, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो क्या है भाई, पॉपुलेशन जो है वो आपको यूरोप में ज्यादा देखने को मिलेगी। एशिया में अगर हम एरिया के बारे में बात करेंगे रशिया का, तो वो कम है, सॉरी, एरिया जो है वो ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पर क्या है, वो पॉपुलेशन आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। और इसलिए जो रशिया वाले लोग हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं कि भाई हम लोग जो है वो यहाँ पर एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको एंगल समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर एरिया ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर क्या है, वो आपको कम देखने को मिलेगी। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर माउंटेन्स है इसको यूरल माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। ये भी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये आर्कटिक ओशियन है और ये अटलांटिक ओशियन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये है रशिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम है पुतिन साहब, ठीक है। रशिया की अगर हम राजधानी के बारे में बात करेंगे तो राजधानी यहाँ की मॉस्को है, यहाँ की पार्लियामेंट का नाम जो है वो ड्यूमा है, यहाँ की जो करेंसी है उसको हम रूबल के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रशिया के बारे में इंफॉर्मेशन है। पुतिन साहब जो थे वो पहले रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो रशिया में सबसे ज्यादा जो पावरफुल पोस्ट थी वो प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद ये प्रेसिडेंट यहाँ पर बन गए और इन्होंने यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास करवा दिया कि 2036 तक जो रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे वो कौन रहेंगे, वो व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर रहेंगे। लेकिन अभी इनके अपोजिट में एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है एलेक्स नवेनी, ठीक है। इनका नाम क्या है भाई, इनका नाम है एलेक्स नवेनी। तो ये निकलकर सामने आ रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी चीजें निकालकर सामने रखी हैं जो पुतिन साहब के अगेंस्ट में जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि पुतिन साहब के सामने कोई भी अगर ऑपोजिशन यहाँ पर आता है तो उसको क्या करते हैं कि वो रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या किया गया, इनको अरेस्ट कर लिया गया है
और जब इनको अरेस्ट यहां पर किया गया तो यूरोपियन यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 27 कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज हैं जो यहां पर यूरो यूज करती हैं करेंसी के तौर पर? तो 19। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पर मिलेगा आपको? वो ब्रसेल्स में यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसकी जानकारी रखना है। तो यूरोपियन यूनियन ने पूछा कि भाई साहब आपने इनको अरेस्ट यहां पर क्यों किया है? तो इन्होंने जवाब ये दिया है कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में आपको यहां पर दखल देने की कोई भी आवश्यकता यहां पर नहीं है। तो जब भी चीजें यहां पर रॉन्ग होती हैं तो जो भी अलग अलग यहां पर कंट्रीज होती हैं उनका अपना एक अलग ओपिनियन यहां पर होता है उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में। तो अब यहां पर क्या है कि अब ये चीजें जो है यूरोपियन यूनियन को यहां पर क्या कर दिया है कि थोड़ा उनकी बेइज्जती कर दी है। किसने? रशिया ने, कि भाई हमारा इंटरनल अफेयर्स है, आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में यहां पर मत बोलिए। तो इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक रिलेशन है, तो इंडिया किस तरीके से यूरोपियन यूनियन की बात को एग्री करेगा, और इंडिया का रशिया के साथ भी एक अच्छा रिलेशन है, तो इंडिया रशिया के साथ किस तरीके से बैलेंस बनाने वाला है, ये चीजें अब इन फ्यूचर हमको देखनी पड़ेंगी। तो भारत को एक प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन के साथ और एक रशिया के साथ, ताकि इस तरीके की जो भी यहां पर इंसिडेंट होते हैं इससे हमारे जो इंडिविजुअल रिलेशन है अलग अलग कंट्रीज के साथ उसमें कोई फर्क पड़ता हुआ ना दिखाई दे। तो ये पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको बताई गई है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा ये पता हो रहेगा, तो जो भी यहाँ पर हैपनिंग्स होती रहेंगी अलग अलग कंट्रीज में उसके बारे में आपको अवेयरनेस अच्छी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था तमिलनाडु के बारे में, तो उसको तो हम असेंबली इलेक्शन में कवर करेंगे ही, लेकिन तमिलनाडु की थोड़ी सी बैकग्राउंड हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थी अम्मा जी, जिनको हम कहते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जयललिता जी। तो जयललिता जी जो है उनकी डेथ यहाँ पर हो गई थी। कब? वो हो गई थी 2016 में। तो जयललिता जी की एक बेस्ट फ्रेंड है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है वीके शशिकला। तो वीके शशिकला जी को जो है वो जेल भेज दिया गया था। ठीक है, अभी 2020 में ये जेल से रिहा होकर आई हैं। तो कई सारे लोग यहाँ पर उम्मीद लगा रहे थे कि जयललिता जी की जो जगह है वो वीके शशिकला जी के द्वारा यहाँ पर ली जाएगी, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया? यू टर्न ले लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट यहाँ पर घोषित कर दिया कि अब मैं पॉलिटिक्स से यहाँ पर जो है वो रिटायरमेंट ले रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि वीके शशिकला जी के जो एक भतीजे हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है टीटीवी दिनकरन। ठीक है, इन्होंने बहुत कोशिश यहाँ पर करी थी जयललिता जी की मौत के बाद कि भाई हम यहाँ पर अपनी पावर जो है वो दिखा सकें, इस पर्टिकुलर पार्टी को हम जो है यहाँ पर कंट्रोल कर सकें, लेकिन ये पूरी तरीके से यहाँ पर फेल हो गए। अच्छा, जो मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ वो कौन सी पार्टी की बात कर रहा हूँ? वो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दो पार्टी थी बेसिकली, एक थी डीएमके और एक थी AIADMK। ठीक है, AIADMK। डीएमके जो है वो करुणानिधि जी की पार्टी है, उनकी भी डेथ यहाँ पर हो चुकी है, और AIADMK जो है ये जयललिता जी की पार्टी है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम। ठीक है, तो ये पार्टी जो है अभी यहां पर देखने को मिल रही है। अब उसके बाद क्या है कि जयललिता जी के बाद यहां पर दो लोग हैं। ठीक है, एक है ईपीएस जिनको हम बोलते हैं एड्डापड्डी के पलनी स्वामी, और एक है ओपीएस जिनको हम बोलते हैं ओ पनीर सेल्वम। ठीक है, ईपीएस जो है ये क्या है? ये अभी जो है वो सीएम है, और ओपीएस जो है ये डिप्टी सीएम यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अब देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, जो अभी इलेक्शन यहां पर होने वाले हैं उसमें जो रिजल्ट यहां पर आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, और किस तरीके से है ना जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अभी आपको पता है कि जो बीजेपी पार्टी है वो यहाँ पर ये चाह रही है कि भाई उनका जो वर्चस्व है ना, वो पूरी तरीके से तो नहीं तमिलनाडु में यहाँ पर कायम कर पाएंगे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि भाई उनकी ज्यादा से ज्यादा सीट्स यहाँ पर हो, ताकि वो अपनी प्रेजेंस तमिलनाडु में भी और प्लस केरला में भी यहाँ पर वो दिखा सकें। तो इन फ्यूचर देखना होगा कि इस तरीके के जो इंसिडेंट यहाँ पर होते रहते हैं, इनका जो पॉलिटिक्स है, वहां के इलेक्शन है, वोट बैंक है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो वो हमको आगे यहाँ पर अपडेट्स होती रहेंगी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने ये चीज आपको यहाँ पर कवर करा दी है। अब मैं आप लोगों को जो ये 5 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर आपको इलेक्शन होने वाले हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर कहां पर इलेक्शन होने वाले हैं? ये होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, ये आसाम में होने वाले, तमिलनाडु में होने वाले, केरला में और पुडुचेरी में। इसके ऊपर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो है ये अलग अलग चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल हो गए, ठीक है, वी नारायण स्वामी हो गए, ममता बनर्जी जी हो गई। ठीक है, तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं, ये ईपीएस के बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पर। ठीक है, पिनरी विजयन साहब ये केरला के चीफ मिनिस्टर, तो ये सारे चीफ मिनिस्टर ने जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो असेंबली पोल्स हैं वो यहाँ पर 2021 में होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स हैं और 8 फेसेस में जो है वो यहाँ पर इलेक्शन होंगे। तमिलनाडु में 234 सीट्स हैं और इसमें एक फेस में इलेक्शन यहाँ पर होगा। केरला में 140 सीट्स हैं जिसमें एक फेस में इलेक्शन होगा। और उसके बाद जो आसाम है इसमें 126 सीट्स हैं और इसमें
3 फेसेस में यहाँ पर इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अभी के टाइम पीरियड पर अगर हम वेस्ट बंगाल में बात करेंगे तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है, और तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम की पार्टी है, और यहाँ पर जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है एलडीएफ केरला में वो आपको देखने को मिलेगा, और आसाम में बीजेपी है, और पुडुचेरी जो है वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी जो है उसको वहां पर क्या कर दिया गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर पास कर दिया गया है, और जिसकी वजह से उनकी सरकार यहाँ पर गिर गई है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये कब से स्टार्ट होगी, 27 मार्च से ये इलेक्शन यहाँ पर स्टार्ट होंगे, और जो रिजल्ट होगा वो 2 मई को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो 27 मार्च से इलेक्शन यहाँ पर होंगे और 2 मई को रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा। 186.8 मिलियन पीपल जो है वो यहाँ पर वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। 2,70,000 जो है वो पोलिंग स्टेशन हैं, और 824 असेंबली सीट्स हैं जिनके ऊपर इस पर्टिकुलर स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में आपको इलेक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो अगर हम एक बार मैप में देखें तो कहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, एक तो ये आसाम में इलेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको वेस्ट बंगाल में इलेक्शन देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है, फिर ये केरला हो गया आपका। पुडुचेरी जो है उसके 4 पार्ट है। पुडुचेरी का यनम वाला जो पार्ट है वो आपको आंध्र प्रदेश से बॉर्डर टच करता हुआ दिखाई देगा। पुडुचेरी यहीं पर तमिलनाडु में है। कराईकल का जो पुडुचेरी वाला पार्ट है ये भी तमिलनाडु से बॉर्डर टच करता है, और जो माहे है ये केरला से बॉर्डर टच करता हुआ दिखाई देता है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि भाई पुडुचेरी जो है वो कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर टच करता है, कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर टच नहीं करता है, तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होना जरूरी है। अब हम थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पर ये जो डेट्स वगैरह हैं ये यहाँ पर अनाउंस करी है। अगर हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में तो पार्ट 15 जो है वो डील करता है किसके बारे में, इलेक्शंस के बारे में, और एस्टेब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर, ठीक है। मतलब वो क्या करता है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो यहाँ पर क्या करेगा कि जो भी अलग अलग तरीके के इलेक्शंस होते हैं, जैसे अगर हम बात करें लोकसभा के इलेक्शन के बारे में, अगर हम बात करें राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, या फिर जो भी स्टेट के इलेक्शन होते हैं, इन सब की जिम्मेदारी जो होती है वो किसके पास होती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी जो है उस दिन हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। इसका रीजन यही है क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना यहाँ पर करी गई थी, तो इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है ये डील करता है पावर्स के बारे में, फंक्शन के बारे में, टेन्योर, एलिजिबिलिटी ऑफ द कमीशन एंड द मेंबर। जो कमीशन है उसकी पावर्स के बारे में, फंक्शन के बारे में, और जो उसके मेंबर है उनकी टेन्योर, एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक की बातें यहाँ पर करी जाती हैं। अगर हम ब्रीफली यहाँ पर देख लें कि कौन कौन से आर्टिकल्स में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, तो आर्टिकल 324 जो है ये बात करता है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। मतलब किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन करवाना है, किस तरीके से डायरेक्शन देनी है और किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये पूरी की पूरी जो पावर है ये किसके पास है, ये इलेक्शन कमीशन के पास आपको देखने को मिलेगी। नो पर्सन, आर्टिकल 325, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मतलब यहां पर क्या है कि भाई रेस, जो ये हमारा रिलीजन, रेस होता है, कास्ट, सेक्स होता है, इसके बेसिस में यहां पर क्या है कि किसी को इन एलिजिबल यहां पर नहीं करा जाएगा कि भाई तुम इस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हो तो तुमको यहां पर इलेक्टोरल लिस्ट में यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये सब चीजें नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। आर्टिकल 326 बोलता है इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। मतलब 18 या 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे और वो लोग यहाँ पर वोट देंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पर इलेक्शन किया जाएगा। आर्टिकल 327 जो बोलता है वो बोलता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, कि मतलब पार्लियामेंट के पास जो है वो पावर है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन, जो भी लेजिस्लेचर होते हैं, विधानसभा होती है, उनका इलेक्शन यहाँ पर करवाना है, उसके पास किस तरीके से रूल्स बनाने, वो पार्लियामेंट के पास पावर है। आर्टिकल 328 कहता है कि पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ सच लेजिस्लेचर, उनके पास भी यहाँ पर लेजिस्लेचर के पास भी पावर आपको देखने को मिलेगी। 329 जो बोलता है कि बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो कोर्ट्स वगैरह है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनका इंटरफेरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर केस ही चलते रह जाएंगे, तो फिर इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी। तो जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन के पास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये
इंपॉर्टेंट यहाँ पर 6 आर्टिकल्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर, बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 इट हैज बीन मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी। ठीक है, पहले यहाँ पर केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर होते थे, बट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए 1989 में एक अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया, जिसके बाद इसको मल्टी मेंबर यहाँ पर बॉडी बना दिया गया। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम बात करेंगे तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसका जो सेक्रेटरीट है कमीशन का वो आपको न्यू दिल्ली में लोकेटेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि एट द स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन इज हेल्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु इज एन आईएएस रैंक ऑफिसर। मतलब जो स्टेट लेवल पर इलेक्शन अलग अलग होंगे तो वहां पर जो इनकी कमीशन की हेल्प करी जाती है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, जो कि आईएएस रैंक के ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर मदद करी जाती है। मैंने आपको बताया कि 3 मेंबर बॉडी है जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका नाम है सुनील अरोरा, और जो हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले हैं सुशील चंद्रा जी और दूसरे हैं राजीव कुमार जी। ठीक है, इनके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनका एक फिक्स टेन्योर होता है 6 साल का या फिर 65 ईयर तक का, जो भी यहाँ पर अर्लियर होगा उसके बेसिस पे इनका रिटायरमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इनका जो स्टेटस होता है, जो सैलरी होती है, वो पर्क होते हैं, वो सब चीजें कैसी होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को प्रोवाइड किया जाता है, उनकी इक्विवेलेंट ही इनको यहाँ पर स्टेटस, सैलरी, पर्क वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करे जाते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस के द्वारा। एक प्रोसेस होती है रिमूवल की, जो कि किस तरीके की होती है, जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जज फॉर बाई पार्लियामेंट, मतलब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जज को यहाँ पर रिमूव किया जाता है उसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके मेंबर्स को यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की प्रोसेस प्लस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके जो मेंबर्स हैं उनको रिमूव करने की प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो प्रोसीजर क्या है अभी मैं आपको आगे यहाँ पर बताने वाला हूं। अब यहाँ पर जो रिमूवल की प्रोसीजर है वो यहाँ पर क्या है कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू अ मोशन अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट एक मोशन यहाँ पर अडॉप्ट करेगा जिसमें प्रूवन मिसबिहेवियर कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है या फिर वो अपने उस पद पर रहकर उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, जिसको हम इनकैपेसिटी के नाम से यहाँ पर जानते हैं, वो चीज यहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो उसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक बेसिस यहाँ पर बना रहे हैं जिनके बेसिस पे उनको यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल जो यहाँ पर है रिक्वायर करेगा क्या, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 15 लोग हैं, ठीक है, टोटल मेंबर कितने 15, तो 2/3 मेंबर्स, ठीक है, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 लोग हो गए। तो 10 लोग यहाँ पर क्या है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाई मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, मतलब कि 2/3 जो वोटिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है कि 50% जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो, ये आपको कंप्लीट करना है। मतलब कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर 10 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, 2/3 प्रेजेंट हो गए तो 10 लोग प्रेजेंट हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है कि 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब देखिए 15 है तो 15 में से कम यहाँ पर 8 लोग जो हैं वो यहाँ पर बोलने चाहिए कि यस इनको यहाँ पर रिमूव करना है। इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाई मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब कि मिनिमम 10 लोग यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए और जो रिजल्ट आना चाहिए वो 8 यहाँ पर आना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि टोटल कितनी है, टोटल 15 लोग हैं, तो 15 के हिसाब से ये डिसाइड होगा 50% से ज्यादा, तब इनको आप यहां पर रिमूव कर सकते हो। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इंपीचमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस सीएजी एंड सीईसी। ठीक है, मतलब इंपीचमेंट वाला जो शब्द होता है वो केवल प्रेसिडेंट के लिए हम यहां पर यूज करते हैं, बाकी लोगों के लिए यूज नहीं करते हैं। द टर्म इंपीचमेंट इज ओनली यूज फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट विच रिक्वायर द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ हाउस विच इज नॉट यूज्ड एल्सवेयर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो 2/3 मेंबर्स हैं, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द हाउस विच इज नॉट यूज एल्सवेयर, वो केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है, इनके लिए यहां पर यूज नहीं किया जाता। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताई है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। अब मैं अलग अलग स्टेट के बारे में मैं आपको बताता हूं, जो भी इलेक्शन जहां पर होने वाले हैं वहां पर क्या ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में जानकारी हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि द डिसइंचेंटमेंट राइजेस, वोटर्स विल लुक फॉर अ वाइबल अल्टरनेटिव गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स। देखिए आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि आज के टाइम पीरियड पर अलग अलग पार्टीज हैं
वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्लेम करती हैं कि भाई आने के बाद हम इस तरीके की स्कीम लेकर आएंगे, सबका भला होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वोटर जो है आज के टाइम पीरियड पर थोड़ा अवेयर हो गए हैं, क्योंकि हर एक स्टेट में इलेक्शन होते हैं, इसी तरीके की चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आती है। चाहे वो मध्य प्रदेश के बारे में देख लीजिए, कर्नाटका के बारे में देख लीजिए, राजस्थान में जैसा हुआ उसके बारे में देख लीजिए, मणिपुर में भी होने की कोशिश करी गई थी, वहां पर आप देख सकते हैं। तो हर एक जगह पर अगर हम देखें तो लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो मोह भंग है जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर एक वाइबल ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में सोचें जो उनके विकास के बारे में यहाँ पर सोच सके। असेंबली इलेक्शन असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी विल बी टेकिंग प्लेस इन द चेंज सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब वहां पर जो सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल बदल चुकी हैं और उस टाइम पीरियड पर ये रिजल्ट यहाँ पर आएगा और ये इलेक्शन यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। 27 मार्च से स्टार्ट होगा, 2 मई को यहाँ पर रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। पॉलिटिक्स इन दीज रीजन्स इज नॉट सेम एज इट वाज 5 years ago। जो 5 साल पहले था, है ना, उसी तरीके की सेम पॉलिटिक्स जो है वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। द बीजेपी's unrelenting pursuit of influence has unsettled conventional calculation in all these areas that are outside the core of the party's traditional catchment area। मतलब आज के टाइम पीरियड पर आसाम में तो देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, इन सब जगह पर बीजेपी की जो एंट्री है वो बिल्कुल यहाँ पर अभी तक ब्लॉक करके रखी गई थी। उनका जो परसेंटेज शेयर है वोटिंग का वो डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी तक वो पावर में नहीं आया। तो बीजेपी हमेशा से ये चाह रही है कि भाई इन पर्टिकुलर एरियाज में भी जो है वो इंक्लूड अपने आप को करें और वहां की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में यहाँ पर अपने आप को भागीदार बनाए। इट होप्स टू रिटेन पावर इन असम एंड विन वेस्ट बंगाल बिसाइड एक्सपेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन तमिलनाडु एंड केरला। वो ये चाह रहा है कि आसाम में जो इनकी सरकार है सर्बानंद सोनोवाल की, उसको ये लोग रिटेन करें, वेस्ट बंगाल को जीतें और साथ ही साथ जो अपना इन्फ्लुएंस है तमिलनाडु और केरला में वो यहां पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे। 2016 के बारे में बात करेंगे तो बीजेपी ने यहां पर केवल 3 सीट्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में यहां पर जीती थी। लेकिन 2019 की लोकसभा इलेक्शन में बात करेंगे तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि 42 सीट्स में से 18 सीट जो है वो बीजेपी ने जीती। मतलब टोटल आप ये कह सकते हैं कि 41% जो वोट्स का शेयर है वो बीजेपी के खाते में आपको जाता हुआ दिखाई दिया। तब बीजेपी परफॉर्मेंस इन वेस्ट बंगाल विल बी द मोस्ट ईगरली वॉच एस्पेक्ट इन दिस इलेक्शन। आज के टाइम पीरियड पर जिस तरीके से वहां पर पॉलिटिक्स चेंज हो रही है आप देख ही रहे हो, है ना, कि कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई इस पार्टी में आ रहा है ना, वहां पर फिल्म स्टार जो है वो पॉलिटिशियन बन रहे हैं, इस तरीके की चीजें। तो अब देखना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की किस तरीके की परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर इलेक्शन के बाद निकलकर सामने आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां के मुस्लिम वोटर्स जो कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। और ये कह सकते हैं कि ये जो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, चाहे वो बीजेपी के बारे में बात कर लीजिए या दूसरी पार्टी के बारे में बात कर लीजिए, जो बेसिकली जिनकी आइडियोलॉजी हिंदू आइडियोलॉजी यहाँ पर है, तो उनके लिए हमेशा से एक ये बैरियर बनकर रहे। लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स वर्क्स बेस्ट इन द एरियाज वेयर माइनॉरिटीज मोबिलाइज इन द सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। और आज के टाइम पीरियड पर चाहे हम आसाम के बारे में देख ले, चाहे वेस्ट बंगाल के बारे में देख लीजिए, जो भी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को जिता सकती है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को हरा सकती है। तो उनका वोट बैंक किस तरीके जाएगा इसके ऊपर अब थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इन आसाम द बीजेपी ट्विन एजेंडा, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर लीजिए, चाहे वो एनआरसी के बारे में बात कर लीजिए, एक डबल एज स्वॉर्ड है एंड देयर इलेक्टोरल पोटेंशियल विल बी ऑन द टेस्ट। मतलब कुछ लोगों ने इस चीज को पसंद करी है और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज को यहाँ पर पसंद नहीं कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से इन फ्यूचर काम करेगी इसके ऊपर भी हमको अब यहाँ पर देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज भी अब जो इलेक्शन यहाँ पर होंगे उसके बाद ही हमको समझ में आएगा कि भाई किसको पसंद ज्यादा आया, किसको पसंद कम आया, वो तो उसके बाद ही यहाँ पर डिसाइड होगा। ठीक है, व्हाट विल मैटर मोस्ट इज द लेवल ऑफ डिसएंचेंटमेंट with the ruling parties and the alternative governance platform on offer। ठीक है, the underperformance of the Congress in the DMK led alliance contributed to a consecutive victory for the AIDMK in 2016, a rarity in the Tamil Nadu। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस है वो हर एक स्टेट में आपको कमी देखने को मिल रही है। कहीं पर अगर उनकी सरकार यहाँ पर आज के टाइम पीरियड पर है तो वो भी आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा कोई मतलब धूमधाम सरकार नहीं है, वो बिल्कुल थोड़े बहुत अंदर से यहाँ पर जीते हैं और उनकी सरकार वहां पर देखने को मिल रही है। तो अब वहां पर देखना पड़ेगा कि भाई डीएमके और कांग्रेस का जो कोलिशन है वो किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ेगा। विद द पासिंग ऑफ जयललिता एंड एम करुणानिधि, ठीक है, द्रविडन पॉलिटिक्स इज एट द क्रॉस रोड एंड द बीजेपी इज लुकिंग फॉर एन ओपनिंग। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि जयललिता जी का भी देहांत हो गया, करुणानिधि जी का भी देहांत हो गया, तो बीजेपी ये चाह रहा है कि तमिलनाडु में उनकी एंट्री होती हुई दिखाई दे। केरला में बारे में बात करेंगे तो एलडीएफ जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो सोच रहा है कि भाई सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, पिनराई विजयन साहब जो है वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, तो उसके ऊपर भी हमको नजर यहाँ पर देखनी पड़ेगी। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी हैज टर्म
द फेसिंग आउट ऑफ पोस्ट इन द स्टेट इनटू द 8th सेगमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी टू द अनसीटर, है ना, वहां पर वो ब्लेम कर रही है कि भाई मुझे यहाँ से अनसीट करने की पूरी साजिश करी जा रही है, षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है। तो देखते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर काम होगा। वो तो सब लोग इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम यहाँ पर लगाते हैं। और सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी यहाँ पर है वो इलेक्शन कमीशन की, कि भाई वो एक इम्पार्शियल एम्पायर बने ताकि इलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट हो। देयर आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग साइंस दैट कम्युनल पोलराइजेशन कुड बी हायर पर्टिकुलरली इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो वोट के शेयर्स हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। देयर कुड बी सम डिफाइनिंग ट्रेंड्स इमर्जिंग फ्रॉम दिस राउंड्स ऑफ इलेक्शन विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर पॉलिटिक्स इन द कंट्री। अब ये डिपेंड करेगा क्योंकि ये 5 बड़े स्टेट्स हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि यहाँ पर टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी ज्यादा है, आप देख सकते हैं। तो इससे क्या है कि आप ये भी देख सकते हो कि भाई इन फ्यूचर जो हमारे सेंट्रल लेवल के इलेक्शन यहाँ पर होने वाले हैं, जो हमारी इन फ्यूचर यहाँ पर पॉलिटिक्स होने वाली है, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, वो इन सब के रिजल्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। आई होप ये पूरा इलेक्शन का मैटर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब चीजें भी बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसके ऊपर अगर आपसे कोई कुछ भी पूछे तो आप आसानी से इन सब चीजों का आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी क्या हुआ कि महाराष्ट्र में, है ना, वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसके ऊपर यहाँ पर कुछ अटैक किए गए। तो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर क्या कह दिया कि भाई ये चाइना की तरफ से यहाँ पर किया गया है। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर मना कर दिया कि भाई देखिए ये इनकी खुद की यहाँ पर जो है कमियां हैं और ये चाइना के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, चाइना ने ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने यहाँ पर प्रॉमिस कर दिया टू टेबल द रिपोर्ट इन द असेंबली। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम टू आवर नॉलेज दैट अ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हैज बीन डिस्कस्ड दिस ओपनली बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। उन्होंने ये बोल दिया कि हम इस पूरे के पूरे जो ये मैटर है इसकी जांच यहाँ पर करवाएंगे और इसकी जो भी रिपोर्ट होगी वो हम पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, लोगों के सामने यहाँ पर रखेंगे। और ये पहली बार यहाँ पर होगा कि कोई यहाँ पर एक गवर्नमेंट है जो यहाँ पर इस तरीके की साइबर अटैक के बारे में इतना खुलकर यहाँ पर डिस्कशन कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि चाइनीज जो स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक नहीं किया, उन्होंने मल्टीपल टाइम जो है वो पहले भूतकाल में जो है हमारे ऊपर अटैक किया है। 2009 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक साइबर एस्पियोनेज जो यहाँ पर जासूसी वाला काम करते हैं, नेटवर्क डब, ठीक है, घोस्टनेट was found to be targeting amongst other the Tibetan government in the exile in India and many Indian embassies। मतलब ये जो घोस्टनेट है इसने यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने जासूसी करने की कोशिश करी किसके ऊपर, तिब्बतन मतलब जो दलाई लामा जी जो है वो एक्साइल में यहाँ पर भारत में आए थे, तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो भारत से चल रही है, तो उनके ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, जासूसी करने की कोशिश करी। बहुत सारी इंडियन एम्बेसीज जो है उनके ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर जासूसी करने की कोशिश करी। तो ये घोस्टनेट का नाम आपको ध्यान रखना है। एक्सटेंसिवली टारगेटेड इंडियन एंटिटीज इंक्लूडिंग जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर टारगेट किया जाता है, जो न्यूज पब्लिकेशंस हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटरीट इटसेल्फ, इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर जो है वो टारगेट किया जाता है ताकि जो कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक्सेस यहाँ पर मिल सके, जिनको हम बाद में जो अटैक करने वाले हैं वो लोग यहाँ पर यूटिलाइज कर सके। डी ट्रैक विच फर्स्ट टारगेटेड इंडियन बैंक्स एंड लेटर द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु इन 2019। ठीक है, तो डी ट्रैक भी एक यहाँ पर नाम बताया गया है जिसने पहले इंडियन बैंक्स को यहाँ पर टारगेट किया था। बाकी जो कुडनकुलम है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया की मदद से यहाँ पर बनाया गया है और तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये प्रीवियस ईयर एफकेट एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो उसने 2019 में उसके ऊपर यहाँ पर अटैक किया था। हाउएवर नाइदर द रिपोर्ट फ्रॉम द शैडो नेटवर्क इन्वेस्टिगेशन नॉर एनी अदर हैज एवर बीन टेबल्ड इन पार्लियामेंट। कभी भी इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया गया, ना ही कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो पब्लिक के सामने यहाँ पर रखी गई कि किस तरीके से साइबर अटैक यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट वगैरह में भी नहीं किया गया। इवन व्हेन पार्लियामेंटेरियन हैव रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस द गवर्नमेंट रिस्पांस हैव बीन प्रीफंक्टरी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बेपरवाह तरीके का उन्होंने यहाँ पर रिस्पांस यहाँ पर दिया। किसी ने अगर क्वेश्चन उठाने की भी कोशिश करी तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ दीज अटैक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चाइनीज यहाँ पर अटैक नहीं करते, डेफिनेटली यहाँ पर अटैक करते हैं और ऐसे बहुत सारे एविडेंस हमारे पास पास में अवेलेबल है जो इस बात का प्रूफ है कि चाइनीज स्टेट जो स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स हैं वो इस तरीके के अटैक्स इंडिया और दूसरी कंट्रीज में कंडक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। चाइनीज साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैव आल्सो हेल्प्ड द सिक्योरिटी कम्युनिटी इन डिसमेंटलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर बिहाइंड सम ऑफ दीज अटैक। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो भी इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं उनकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो दूसरी कंट्री की इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर एक्सेस किया जा सके। अगर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी के बारे में कि भारत ने भाई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कौन कौन से एक्शंस यहाँ पर लिए हैं, तो ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स मतलब पिछले 20 सालों में इंडिया हैज मेड अ सिग्निफिकेंट एफर्ट एट क्राफ्टिंग इंस्टीट्यूशनल मशीनरी फोकसिंग ऑन
साइबर रेजिलियंस स्पैनिंग सेवरल गवर्नमेंट एंटिटीज, मतलब इन्होंने, भारत सरकार ने जो साइबर सिक्योरिटी है उसको थोड़ा यहां पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे इन्होंने यहां पर एक्शन लिए हैं, ताकि अलग अलग गवर्नमेंट जो एंटिटीज हैं उनको इंक्लूड करके हम एक प्रॉपर सिक्योरिटी जो है वो यहां पर प्रोवाइड कर सके। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इंक्लूड विद इन सेवरल साइबर पोर्टफोलियोज, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। एमंग दीज आर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, याद रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर कौन करता है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो चेयर करते हैं, उनका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में आप मुझे यहां पर बताएंगे। एंड प्लेज अ की रोल इन शेपिंग इंडिया साइबर पॉलिसी इकोसिस्टम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इंक्लूडेड है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसके चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। डिफेंस रिटन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, पीएम होते हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, या फिर फॉरेन अफेयर मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा एनएससी जो है उसके चेयरमैन जो होते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपको देखने को मिलेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड जो है उसके भी चेयरमैन होते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भी चेयरमैन है और नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड के भी चेयरमैन है। और यहां पर क्या है, ये एपेक्स बॉडी है जो कि क्रॉस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन यहां पर करता है, ताकि साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी मेकिंग को बहुत अच्छी तरीके से यहां पर आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। The National Critical Information Infrastructure Protection Center established under the National Technical Research Organization in January 2014, 2014 में जो है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तहत नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया और मैंडेटेड टू फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब यहां पर जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको किस तरीके से सेफगार्ड किया जाए, है ना, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहां पर बात करी गई है। इन 2015 द प्राइम मिनिस्टर एस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हु एडवाइजेस द प्राइम मिनिस्टर ऑन स्ट्रेटेजिक साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। तो प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है वो यहां पर एस्टेब्लिश किया, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक यहां पर साइबर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर को यहां पर जो भी एडवाइस है वो यहां पर दी जा सके। India's computer emergency response team, ठीक है, which is the nodal entity responding to the various cyber security threats to non-critical infrastructure comes under the Ministry of Electronics and Information Technology, जिसको METI के नाम से यहाँ पर हम जाते हैं। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये METI के अंतर्गत आपको आता हुआ दिखाई देगा। The Ministry of Defense has recently upgraded the Defense Information Assurance and Research Agency, है ना, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री में भी आप देख सकते हो, वहां पर क्या है कि डिफेंस इंफॉर्मेशन एश्योरेंस एंड रिसर्च एजेंसी जो है वो स्टेब्लिश करी गई है, ठीक है। उसने डिफेंस साइबर एजेंसी को यहां पर स्टेब्लिश किया है। ये एक ट्राई सर्विस कमांड है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक मिनिस्ट्री में, चाहे आप यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री को देख लीजिए, वहां पर भी एक डिफेंस साइबर एजेंसी यहां पर बनाया गया है, ताकि ट्राई सर्विस कमांड आर्मी नेवी एयरफोर्स सबके साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से यहां पर कंट्रोल किया जा सके और किस तरीके से साइबर डॉक्ट्रिन यहां पर होना चाहिए, है ना, किस तरीके से हमें उन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल पाना है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर भी यहां पर एक्शन लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओवरसीज मल्टीपल सिमिलरली नेम्ड कोऑर्डिनेशन सेंटर दैट फोकस ऑन द लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट टू एड्रेस साइबर क्राइम, एस्पियोनेज एंड टेररिज्म, है ना। तो मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों में, है ना, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री ने अलग अलग तरीके के यहाँ पर एक्शन लिए, ताकि जो साइबर क्राइम है, जो साइबर सिक्योरिटी वाला यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग रहा है, उन सब चीजों को हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकें, ठीक है। तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑफिसेस यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके द्वारा इस पर्टिकुलर चीज को टैकल करने की कोशिश करी जा रही है। तो यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा लग रहा है कि भाई साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे एक्शन यहाँ पर लिए हैं। Ministry of External Affairs coordinated India's cyber diplomacy push both bilaterally with the other countries, अदर कंट्रीज के साथ भी साइबर डिप्लोमेसी किस तरीके से रखनी है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर किस तरीके से ध्यान रखना है, तो अलग अलग कंट्रीज के साथ भी यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन होता है। और साथ ही साथ अगर यूनाइटेड नेशन वगैरह पे भी कहीं अगर मौका मिलता है तो वहां पर भी हम इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर उठाते हैं। तो कभी भी अगर आप देखोगे तो कोई भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर हम किसी भी कंट्री के साथ साइन कर रहे हैं तो वहां पर साइबर सिक्योरिटी जो है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर इंडिया हमेशा से फोकस करता हुआ दिखाई देगा। तो सारी चीजें तो अच्छी हैं, मतलब कि अगर साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर के बारे में देखें तो भारत में जो भी चीजें यहाँ पर ये बताई जा रही हैं, इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो भारत तो बहुत ही सेफ है, तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन कंसर्न्स हैं,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, है ना, सब लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन यहाँ पर जरूरी है। ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके ऊपर अलग अलग तरीके की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई ये काम करेगा कोई दूसरा काम करेगा, तो अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। लैक ऑफ क्लियर इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ये सारे के सारे कंसर्न्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पर सोचने की बहुत बहुत आवश्यकता है। This needs to be clarified in India's national cyber security strategy, which has been drafted by the National Security Council, जिसको चेयर कौन करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अ मच नीडेड अपडेट टू द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 बट इज येट टू बी रिलीज, मतलब 2013 का यहाँ पर ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद अब इसको यहाँ पर रिलीज करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक ये रिलीज यहाँ पर नहीं हुआ है, ताकि यहां पर कोहेरेंस एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज डिफरेंट एक्टर्स शुड बी इट्स प्राइमरी गोल, कि भाई किस तरीके से यहां पर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरीके से इनकी अकाउंटेबिलिटी यहां पर देखी जाएगी। अगर एक प्रॉपर बैलेंस, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, तभी हम यहां पर कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक यहां पर एक पॉसिबल जो है टास्क हमको यहां पर देखने को मिलेगा। आज के टाइम पीरियड पर हमको इस तरीके का भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर डेवलप करना होगा, जैसे हमारा न्यूक्लियर पॉस्चर देखिए, तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है कि भाई अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तभी हम न्यूक्लियर चीजों को यहां पर जो है वो अटैक करेंगे, ठीक है, ये हमारी पॉलिसी है। और इंडिया ग्लोबल रेपुटेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, मतलब भारत ने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, न्यूक्लियर अटैक तो बहुत दूर की बात है। तो आप यहां पर ये समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर पॉस्चर, जिस तरीके से हम एक डिटरेंस स्ट्रेटेजी यहां पर हम एक दिखाते हैं कि भाई अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर देंगे, तो इसी तरीके से हमको एक क्रेडिबल साइबर डिटरेंस स्ट्रेटेजी की भी यहां पर आवश्यकता है। अगर वो यहां पर प्रेजेंट नहीं रहेगी तो इस तरीके की जो अटैक्स हैं वो इन फ्यूचर भी हमको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो क्लियरर स्ट्रेटेजी एंड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आर द नीड ऑफ द आवर टू इंप्रूव इंडिया साइबर सिक्योरिटी पोस्चर। तो एक यहां पर बहुत साफ सुथरी यहां पर हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलनी चाहिए, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलनी चाहिए। अगर ये सब चीजें यहां पर रहेंगी और एक प्रॉपर क्रेडिबल साइबर डिटरेंस हमारे पास स्ट्रेटेजी अगर रहेगी, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि तभी हम अपनी जो इंडिया की साइबर सिक्योरिटी पोस्चर है इसको यहां पर इंप्रूव कर पाएंगे और इस तरीके की जो भी अलग अलग तरीके के अटैक्स वगैरह होते रहते हैं उन सब चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सब चीजें यहां पर आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, काफी इंफॉर्मेटिव ये आर्टिकल था और ये मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर आप हमारे सेशन की पीडीएफ वगैरह जो है उसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारा एक डिफेंस मास्टर ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप। आप मुझे इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करिएगा, अपना नाम बताइएगा, ठीक है, मैं आपको उस ग्रुप में यहाँ पर ऐड करूंगा, तो आप उसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां पर जो दूसरी अपडेट्स वगैरह होती हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, अब मुझे एक इसरो से रिलेटेड एक आर्टिकल आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम इसरो के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है। तो इसरो देखिए, इसरो जो है इसको हम बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसको नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 1969 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। विक्रम साराभाई, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं, उसके फाउंडर है। अभी के टाइम पीरियड पर जो इसके डायरेक्टर है वो के शिवान आपको देखने को मिल रहा है, जिनकी फोटो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट करी है। यह ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस विच इज डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसरो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत यहाँ पर काम करता है और इसको देखता कौन है भाई, इसको डायरेक्टली ओवरसीन है किसके द्वारा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा यहां पर ये देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, पहले एक बात ये भी ध्यान रखनी है आपको कि पहले जो इसरो था ना, तो इसरो का इसरो नाम नहीं था पहले, ठीक है। पहले अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो इसरो का जो पुराना नाम था, जिसको हम यहां पर क्या कहते थे बताइए, किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी इंफॉर्मेशन तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। तो पहले हम इसको एक दूसरे नाम से जानते थे, जिसको बोलते थे INCOSPAR, ठीक है। एक इस नाम से भी यहां पर इसको जाना जाता था, जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको बोलते थे इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। ये भी लिख लो आप, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। तो ये पहले नाम था, बाद में फिर इसका नाम जो है वो यहां पर चेंज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि इसरो ने जो है वो ब्राजील का अमेजोनिया 1 जो है और 18 अदर जो सैटेलाइट्स हैं उनको यहां पर ऑर्बिट में छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की वजह से हम इस आर्टिकल को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि एक यहां पर कॉमर्शियल आर्म है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको हम NSIL के नाम से जानते हैं। पहले अंतरिक्ष था, ठीक है, अब एक और यहां पर हो गई है
अंतरिक्ष का एस्टेब्लिशमेंट जो था वो 1992 में हुआ था। ठीक है, अभी 2 साल पहले जो है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया और ये पहला डेडिकेटेड मिशन है स्पेस एजेंसी का कॉमर्शियल आर्म जो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर बोला गया है इसरो का पहला लॉन्च ऑफ 2021 इन नंबर्स। ठीक है, 19 सैटेलाइट इंक्लूडिंग ब्राजील्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजोनिया वर कैरिड बाय द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C51। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। अच्छा, ब्राजील में अमेजोन फॉरेस्ट है, तो अमेजोन फॉरेस्ट में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए पर्टिकुलरली जो सैटेलाइट है ये यहां पर छोड़ी गई है। PSLV जिसको हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, C51 का यहां पर यूज किया गया है इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को भेजने के लिए। तो एक ये सैटेलाइट है और 18 दूसरी सैटेलाइट है, तो टोटल 19 सैटेलाइट जो है वो यहां पर भेजी गई है। ठीक है, इनमें से 13 सैटेलाइट जो थी वो यूएस से थी। 5 सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग द सतीश धवन सैटेलाइट फ्रॉम द चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स इंडिया वर बिल्ट बाय स्टूडेंट्स। 5 सैटेलाइट जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पर बनाई गई हैं और एक सैटेलाइट जो है वो ब्राजील की अमेजोनिया जो 1 है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट डेडिकेटेड लॉन्च बाय द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अ PSU सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन 2019। ठीक है, तो NSIL का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2019 में यहाँ पर किया गया था। 53rd फ्लाइट ऑफ इसरोस वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल PSLV, ये PSLV की 53rd यहाँ पर लॉन्च आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 78 मिशन था जो कि श्रीहरिकोटा से यहाँ पर देखने को मिल रहा था। इसरो ने यहाँ पर टिल डेट तक 342 यहाँ पर फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च करी जो कि 34 कंट्रीज को यहाँ पर इंक्लूड करती हैं। ठीक है, अमेजोनिया 1 जो है इसकी मिशन लाइफ 4 इयर्स की है, विल मॉनिटर डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजोन रीजन। तो अमेजोन वाला जो रीजन है वहां पर क्या करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन को थोड़ा सा मॉनिटर करने का काम यहां पर किया गया है। द सतीश धवन सैटेलाइट हैज एन इमर्जिंग ऑफ engraving of PM Narendra Modi on the top panel to show solidarity and gratitude for the आत्मनिर्भर इनिशिएटिव एंड स्पेस प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो आप यहां पर ये देख सकते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा में है और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम में आपको देखने को मिलेगा। अब 2 इंपॉर्टेंट व्हीकल्स हैं, एक है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एक है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो हाइट है ये है 44 मीटर, ये 49.13 मीटर आपको देखने को मिलेगा। ये इंटरविंग ऑफिसर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे पहले SSB में मुझसे पूछा जा चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टेजेस के बारे में बात करेंगे तो 4 हैं, सॉलिड लिक्विड, इसमें आपको 3 देखने को मिलेगा, सॉलिड लिक्विड और फिर ये गैसियस वाला हो जाएगा जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। लिफ्ट ऑफ मास 320 टन ये लिफ्ट कर सकता है, ये 4.75 टन यहाँ पर लिफ्ट कर सकता है। पहली फ्लाइट इसकी 1993 में हुई थी और इसकी 2001 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पेलोड्स के बारे में बात करेंगे। PSLV कैन टेक अप टू द 1750 kg ऑफ पेलोड टू द सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट एंड 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड। ठीक है, और यहां पर क्या है कि ये 5000 kg जो है लो अर्थ ऑर्बिट में और 25,000 kg जो है वो GTO में यहां पर आपको प्लेस करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस जो हमारा होता है, ठीक है, तो उसमें यहां पर ये लॉन्च कर सकता है। तो अगर हमको भारी सामान यहां पर भेजना होता है तो हम GSLV का यूज करते हैं, अदरवाइज हम PSLV का यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि विद द लॉन्च ऑफ ब्राजील्स अमेजोनिया 1 सैटेलाइट लास्ट वीक फ्रॉम श्रीहरिकोटा, अ न्यू चैप्टर हैज बिगन इन इंडिया स्पेस हिस्ट्री। सैटेलाइट 637 किलोग्राम एंटिटी was the first dedicated commercial mission of New Space India Limited। ठीक है, तो मतलब ये पहला डेडिकेटेड यहाँ पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रोजेक्ट था जिसके बारे में यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं था, लेकिन पहले छोटे मोटे होते थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये पहला डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन था। अ 2-year-old कॉमर्शियल आर्म ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जिसको 2019 में यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि NSIL ने ऑर्गेनाइज किया लॉन्च ऑफ फॉरेन सैटेलाइट अबॉर्ड एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च व्हीकल। द अमेजोनिया मिशन ऑल्सो सॉ 18 अदर सैटेलाइट्स बीइंग लॉन्च एंड वाज द फर्स्ट फुली कॉमर्शियल मिशन। ये पूरी तरीके से एक कॉमर्शियल मिशन था। इंडिया हैज सो फार लॉन्च 342 फॉरेन सैटेलाइट, ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, एंड मेनी ऑफ देम हैव इन्वॉल्वड इसरोज फर्स्ट कॉमर्शियल एंटिटी द अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन जिसको 1992 में यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। देयर इज स्टिल कंफ्यूजन कि भाई जब यहाँ पर अंतरिक्ष था तो NSIL को यहाँ पर क्यों स्टेब्लिश किया गया है ना, मतलब इसमें क्या डिफरेंस है जो इसको यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया। दो द प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपिंग लॉन्च एंड सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इसरो। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर अलग अलग तरीके के जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि वो स्पेस जो इंडस्ट्री है वहां पर भी वो अपनी पैर जमा सके। 2016 में बात करते हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, इसने रूल किया था अगेंस्ट इंडिया डिसीजन
टू स्क्रैप द सैटेलाइट डील विद द देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो देवास जो मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ एक सैटेलाइट की डील थी, इंडिया ने इसको स्क्रैप कर दिया था। तो देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इंटरनेशनल जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो यहां पर पहुंच गए। देवास ने यहां पर चैलेंज किया कि अंतरिक्ष डिसीजन टू कैंसिल अ 2005 कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग 2 सैटेलाइट फॉर देवास साइटिंग एलिज इरेगुलरिटीज इन द डील। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि जो डील में थी वो बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थी और इसी वजह से अंतरिक्ष ने जो है वो यहां पर क्या कर दिया कि डील कैंसिल कर दी थी। 2020 में ट्रिब्यूनल ने यहां पर क्वांटम अवार्ड जो है वो इंडिया पर ऑर्डर किया और बोला कि भाई आपको देवास को जो है ऑर्डरिंग इंडिया टू पे देवास डैमेजेस नियरली 1.2 बिलियन। तो आपको 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है उसको यहां पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक 2020 में डिसीजन निकलकर सामने आया। NSIL it is said to also move by India's space establishment to insulate the prospect of the space industry in India from replication of the Devas अंतरिक्ष इम्बोर्गुलियो। ठीक है, मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि भाई और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वगैरह जो है वो हम यहां पर देख सकें और उनको अच्छी तरीके से हम मैनेज कर सकें, इसलिए यहां पर NSIL जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया। अभी अंतरिक्ष तो काम कर रहा है, लेकिन NSIL के तहत क्या होगा कि हमारे पास जो फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो यहां पर बढ़ेंगी और इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। NSIL विल बी इन्वॉल्व इन कोलैबोरेशन स्पैनिंग फ्रॉम द लॉन्चेस टू न्यू स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री। इट इज टू बी फाइंड न्यूअर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपेंड द सेक्टर इटसेल्फ। ठीक है, सेक्टर वगैरह जो है उसको एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, NSIL मस्ट इंडिवेट टू नॉट बी द अनदर अंतरिक्ष। ठीक है, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहां पर ना हो और जो भी इरेगुलरिटीज वगैरह है वो सब चीजें देखने को ना मिले। इट मस्ट कंसीव of the way to add space startup reach out the rural India and facilitate more recruits from India's young to facilitate career in space application and sciences। ठीक है, और इसकी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो रूरल इंडिया है उसको भी कनेक्ट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन यंग लोग हैं उनको यहाँ पर करियर की अपॉर्चुनिटी दी जा सके, ताकि जो हमारी कॉमर्शियल विंग है ठीक है उसके तहत भी हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर इकट्ठा कर सकें। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। PDF वगैरह कैसे आपको इकट्ठा करनी है ठीक है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दी है, और हमारे जो कोर्सेज यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं आप लोग उनको भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 15 मार्च से हमारी लाइव क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होंगी। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप इनको भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और SSB इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।